पिछले कुछ दिनों से भारत को तोड़ने के अटेम्प्ट्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। लंदन में भारत के एम्बेसी पर अटैक हुआ। इंडियन कॉन्सुलेट पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ एमपीज ने भी पार्लियामेंट के बाहर खालिस्तान के लिए सपोर्ट जताया। यानी ब्रेक इंडिया मूवमेंट इंटरनेशनल बन गया है। लेकिन क्या खालिस्तान मूवमेंट सच में इंडिया का सेकंड पार्टीशन कर सकता है? आइए जानते हैं खालिस्तान का पूरा इतिहास इस वीडियो में। खालिस्तानी सपोर्टर्स। खालिस्तान क्या खालिस्तान की डिमांड प्रैक्टिकल? खालिस्तान कंट्री। लंदन में भारतीय कॉन्सुलेट का झंडा खालिस्तानियों ने उतार दिया था। खालिस्तान एज अ कंट्री सर्वाइव कर सकता। A large number of Sikh devotees had gathered in the sprawling and impressive campus of the Golden Temple to take part in the ceremony. ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। खालिस्तान, जिसका मीनिंग है द लैंड ऑफ खालसा। खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो पंजाब रीजन में खालिस्तान नाम के एक सोवरेन स्टेट को इस्टेब्लिश करके सिखों के लिए एक सेपरेट नेशन की मांग करता है। खालिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच डिफरेंट है। कुछ लोग पूरे इंडियन पंजाब की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग इसके कुछ पार्ट्स की बात करते हैं। लेकिन जो लार्जर क्लेम्स है वो पाकिस्तानी पंजाब और नॉर्थ इंडिया के कुछ अदर पार्ट्स जैसे चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल है। शिमला और लाहौर को खालिस्तान की राजधानी के रूप में प्रपोज किया गया है। ब्रिटिश एम्पायर जब डिमोलिश हो रहा था तब एक सेपरेट सिख स्टेट की मांग शुरू हुई। खालिस्तान के लिए फर्स्ट क्लियर कॉल खालिस्तान नाम के एक पैम्पलेट में किया गया था। सिख मेजोरिटी पॉपुलेशन के फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ ये मूवमेंट पंजाब में ग्रो हुआ। 1970s से 80s तक ये कंटिन्यू रहा और 1980s के एंड तक ये अपने पीक पर था। सिख सेपरेटिस्ट लीडर जगजीत सिंह चौहान ने यह दावा किया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो के साथ बातचीत के दौरान भुट्टो ने खालिस्तान के मुद्दे पर ऑल आउट हेल्प, हर संभव मदद का प्रस्ताव दिया था। लेकिन ये समर्थन कभी भी पूरा नहीं हुआ। 1990s में फाइनली रिवॉल्यूशन समाप्त हुआ और मूवमेंट मल्टीपल रीजंस के कारण अपने उद्देश्य तक पहुंचने में नाकामयाब रहा। इसमें सेपरेटिस्ट्स पर पुलिस की कार्रवाई, फैक्शनल इनफाइटिंग और ऑपरेशन ब्लू स्टार इंक्लूड है। पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने यह दावा किया कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है इन्हें पाकिस्तान की ISI और कनाडा और ब्रिटेन में जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है। संगरूर से 2022 में चुने गए सिमरनजीत सिंह मान करंटली इंडियन पार्लियामेंट में एकमात्र खालिस्तानी सांसद हैं और उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर करंटली इंडियन पार्लियामेंट में एकमात्र खालिस्तान समर्थक पार्टी है। सिख स्टार्टिंग से साउथ एशिया के पंजाब रीजन में रह रहे हैं। ब्रिटिश के आने से पहले पंजाब के आसपास के रीजन पर बंदा बहादुर द्वारा फाउंडेड सिख मिजल्स का रूल था। मिजल्स ने 1767 से 1799 तक पूरे पंजाब पर रूल किया, जब तक कि उनके अलायंस को 1799 से 1849 तक महाराजा रंजीत सिंह द्वारा सिख एम्पायर में यूनिफाइड नहीं किया गया। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के एंड में सिख एम्पायर अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हो गया और कुछ पंजाब के ब्रिटिश प्रोविंस में डिसॉल्व हो गया। जैसे कि 1930s में ब्रिटिश एम्पायर बिखरना शुरू हुआ, सिखों ने सिख के लिए एक अलग नेशन के लिए अपना पहला प्रस्ताव रखा। जब मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन ने पंजाब को एक मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग की तो अकालीस ने भी इसे हिस्टोरिकली सिख टेरिटरी को सीज करने के प्रयास में देखा। इन रिस्पॉन्स सिख पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एक ऐसे कम्युनिटी के लिए तर्क दिया जो हिंदूज एंड मुस्लिम से अलग था। अकाली दल ने खालिस्तान को पटियाला के महाराजा के इनिशिएटिव में एक थियोक्रेटिक स्टेट जहाँ मतलब सेम रिलीजन के लोग हो एक ऐसे स्टेट की कल्पना की थी और इसमें अदर यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर एक कैबिनेट की सलाह ली गई थी। 1947 में भारत के पार्टीशन से पहले ब्रिटिश पंजाब प्रोविंस के किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में सिख मेजोरिटी में नहीं थे, जहां सिखों की पॉपुलेशन 41.6% थी। इसके अलावा इस रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स में या तो हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे और ये लोकेशंस पर डिपेंड था। ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन 1947 में रिलीजियस बेसिस पर किया गया था, जहां पंजाब प्रोविंस को भारत और न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान के बीच डिवाइड किया गया था। एज अ रिजल्ट हिंदूज के साथ ज्यादातर सिख पाकिस्तान से भारत के पंजाब में आ गए, जिसमें आज के समय में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा शामिल थे। सिख पॉपुलेशन जो 1941 में कुछ पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट्स में 19.8% तक बढ़ गई थी, पाकिस्तान में घटकर 0.1% तक हो गई और भारत को सौंपे गए डिस्ट्रिक्ट्स में ये पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। हालांकि अभी भी वो पंजाब में माइनॉरिटी है, क्योंकि पंजाब स्टार्टिंग से हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है।
सिख हिस्टोरियन हरजोत सिंह ओबरॉय का कहना है कि सिख्स और पंजाब के बीच हिस्टोरिकल रिलेशन के बावजूद टेरिटरी की कभी भी सिख आइडेंटिटी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म के साथ पंजाब का लगाव 1940 से उपजी एक रिसेंट फिनोमिनन है। हिस्टोरिकली सिखिज्म पैन इंडिया रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखिज्म का मेन स्क्रिप्चर है, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया दोनों में संतों के कामों से लिया गया है, जबकि सिख धर्म में कई मेजर सीट्स पंजाब के बाहर लोकेटेड है, जैसे पाकिस्तान में ननकाना साहिब, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब और महाराष्ट्र में हुजूर साहिब। ओबरॉय ने कहा कि 1930s और 40s के एंड तक सिख लीडर्स ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स और भारत में हिंदूज का डोमिनेंस करीब था। पंजाब के अंदर एक सेपरेट सिख स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए सिख लीडर्स ने एक अलग नेशन की मांग शुरू कर दी और ये तर्क देने लगे कि पंजाब सिखों का है और सिख पंजाब से रिलेटेड है। इससे सिख कम्युनिटी का टेरिटोरियलाइजेशन शुरू हुआ। 1946 में अकाली दल के सिख पॉलिटिकल पार्टी ने पंजाब और सिख रिलीजियस कम्युनिटी के नेचुरल एसोसिएशन की घोषणा करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया। ओबरॉय का कहना है कि अर्ली 20th सेंचुरी में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट के रूप में खालिस्तान लेट 1970s और 80s तक एक बड़ा मुद्दा था, जब इन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए। 14 दिसंबर 1920 को स्टैब्लिश अकाली दल एक सिख पॉलिटिकल पार्टी था जिसने पंजाब में सरकार बनाने की मांग की थी। भारत को 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद अकाली दल के अंडर में पंजाबी सूबा मूवमेंट ने पंजाबी लोगों के लिए एक टेरिटरी सूबा बनाने की मांग की। अकाली दल की मैक्सिमम डिमांड एक सोवरेन स्टेट यानी खालिस्तान थी या फिर इंडिया के अंदर एक ऑटोनॉमस स्टेट, क्योंकि भारत के रिलीजियस बेस्ड पार्टीशन ने काफी खून खराबा किया था। इसलिए भारत सरकार ने शुरू में इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए कि पंजाबी मेजोरिटी स्टेट बनाने का मतलब इफेक्टिवली रिलीजियस बेस्ड पर अदर स्टेट्स को क्रिएट करना होता। 7 सितंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया, जिसे 1 नवंबर 1966 से इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अकॉर्डिंग पंजाब को पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया और जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एरियाज थे और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उस टाइम सेंटर में इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो पंजाब की क्रिएशन से सहमत हुई, लेकिन चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बनाने से मना कर दिया और इसे सेपरेट बनाने से मना कर दिया और पंजाबी सूबा मूवमेंट इस तरह से फेल हो गया। क्योंकि पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ को शेयर करते हैं, इसीलिए पंजाब के जो सिख थे वो इससे खुश नहीं थे और रावी, ब्यास और सतलुज रिवर्स पर एक कैनाल सिस्टम लगाया गया जो पंजाब से होकर बहती थी ताकि पानी हरियाणा और राजस्थान तक पहुंच सके। एज ए रिजल्ट पंजाब को सिर्फ 23% पानी मिलता था और इससे कांग्रेस के अगेंस्ट सिखों में काफी उथल पुथल मच गया। 1972 के पंजाब इलेक्शन में अकाली दल को हार का सामना करना पड़ा था। पब्लिक अपील को फिर से हासिल करने के लिए पार्टी ने 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पंजाब की ऑटोनॉमी और पावर में आने के लिए आगे रखा। रेजोल्यूशन में रिलीजियस और पॉलिटिकल इश्यूज दोनों शामिल थे, जिसमें सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग रूप में मान्यता देने के साथ साथ चंडीगढ़ और कुछ अदर एरियाज को पंजाब में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी और इसमें यह भी मांग की गई कि पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए। 1982 में अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाले ने इस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करने के लिए हाथ मिलाया। हजारों लोग आंदोलन में शामिल हुए। इनका कहना था कि सिंचाई के लिए पानी के बड़े हिस्से और चंडीगढ़ की पंजाब में वापसी की जाए। भारत के बाहर के इवेंट्स के अकॉर्डिंग स्पेशली 1971 के बाद खालिस्तान के एक सोवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट की धारणा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सिखों के बीच पॉपुलर होने लगा। दविंदर सिंह परमार इन्हें मॉडर्न खालिस्तान मूवमेंट के फाउंडर और प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश सिख एसोसिएशन माना जाता है। ये 1954 में लंदन चले गए और इनके अकॉर्डिंग उनकी पहली खालिस्तान मीटिंग में 20 से भी कम लोग शामिल हुए थे और उन्हें एक मैडमैन, पागल के रूप में लेबल किया गया था, जिसे सिर्फ 1% का सपोर्ट मिला। परमार ने फॉलोअर्स की कमी के बावजूद अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा और इवेंचुअली 1970s में बिरमिंघम में खालिस्तानी झंडा उठाया। पंजाब असेंबली इलेक्शन हारने के 2 साल बाद 1969 में इंडियन पॉलिटिशियन जगजीत सिंह चौहान अपना एक कैंपेन शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए। चौहान के प्रपोजल में हिमाचल और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के कुछ पार्ट्स भी शामिल थे। परमार और चौहान 1970 में मिले थे और लंदन में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिस्तान आंदोलन की फॉर्मली अनाउंसमेंट की। हालांकि कम्युनिटी ने इसे कट्टर बताकर खारिज कर दिया।
1971 के भारत और पाकिस्तान वॉर के बाद चौहान ने चौधरी जहूर इलाही जैसे लीडर्स के गेस्ट के रूप में पाकिस्तान का दौरा किया। ननका साहिब और पाकिस्तान के कई हिस्टोरिकल गुरुद्वारों का दौरा करते हुए चौहान ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की धारणा को फैलाने के लिए किया। पाकिस्तानी प्रेस द्वारा वाइडली पब्लिसाइज्ड करने के कारण इस कवरेज ने पहली बार खालिस्तान की मांग के लिए भारत के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया और पब्लिक सपोर्ट की कमी के बावजूद खालिस्तान वर्ड ज्यादा से ज्यादा पहचानने लायक और पॉपुलर हो गया। चौहान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो से बातचीत के दौरान भुट्टो ने ननकाना साहिब को खालिस्तान की राजधानी बनाने का प्रपोजल रखा था। 13 अक्टूबर 1971 को चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की अनाउंसमेंट की गई। 1979 में चौहान खालिस्तान नेशनल काउंसिल को इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटेन चले गए। 12 अप्रैल 1980 को आनंदपुर साहिब में इसके फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की। चौहान ने खुद को काउंसिल का प्रेसिडेंट और बलबीर सिंह संधू को सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया। मई 1980 में चौहान खालिस्तान के फॉर्मेशन के लिए लंदन गए और इस तरह की अनाउंसमेंट अमृतसर में संधू ने की और इन्होंने खालिस्तान के स्टैम्प्स और खालिस्तानी करेंसी भी इशू कर दिया था। खालिस्तान हाउस नाम के बिल्डिंग से चौहान ने एक कैबिनेट का नाम लिया और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। सिंबॉलिक खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टैम्प्स और खालिस्तानी डॉलर्स भी इशू किए। इसके अलावा ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज में एम्बेसीज चौहान के द्वारा खोले गए थे। ये बताया गया है कि चौहान ने अपने ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए इक्वाडोरियन बैंक अकाउंट खोला। कनाडा, यूएस और जर्मनी में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कॉन्टेक्ट बनाए रखने के साथ साथ चौहान सिख लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले के कॉन्टेक्ट में रहे, जो एक थियोक्रेटिक सिख के लिए कैंपेन चला रहे थे। इंटरनेशनली सिख के लिए ये लोग अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन जून 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार तक ये मूवमेंट इनविजिबल रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग ऑपरेशन के कुछ ही हफ्तों बाद गोल्डन टेम्पल पर छापे पड़ने से पहले ना तो सरकार और ना कोई और खालिस्तान मूवमेंट में बिलीव करता था। भिंडरावाले ने खुद कई बार कहा कि वो सिखों के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग नहीं कर रहे थे, केवल इंडियन यूनियन के अंदर पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे। 1980s के पंजाब में भिंडरावाले के फॉलोअर्स द्वारा काफी मर्डर हुए और ये लोग अपने आप को खरकू डिस्क्राइब करते थे। 4 अगस्त 1982 से 3 जून 1984 के बीच में 1200 से ज्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स हुए और इसके कारण 410 लोगों की मौत और करीब 1180 इंजर्ड हो गए। साल 1984 में 775 वायलेंट इंसिडेंट्स देखे गए और इसमें 298 लोग मर गए और 525 इंजर्ड हो गए। ऐसा ही एक मर्डर 25 अप्रैल 1983 को दरबार साहिब के गेट पर हुआ और ये मर्डर डीआईजी अवतार सिंह अटवल का था और इनकी डेड बॉडी 2 घंटे तक उसी जगह पर रही, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स भी भिंडरावाले की परमिशन के बिना बॉडी को छूने से डरते थे और ये उस रीजन पर भिंडरावाले के पावर और इन्फ्लुएंस को दिखाता है। हालांकि इसकी जानकारी सबको अच्छे से थी कि इस तरह के बॉन्डिंग और मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग गुरुद्वारों में शेल्टर ले रहे थे, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही थी, क्योंकि वो गुरुद्वारों में एंटर करके सिखों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि हथियारों से लदे ट्रकों की खुली शिपिंग पर डिटेल रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेजी गई थी, पर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिरकार अक्टूबर 1983 में 6 हिंदू बस यात्रियों की हत्या के बाद पंजाब में एक इमरजेंसी रूल लागू किया गया। अकाली दल ने फरवरी 1984 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 क्लॉज 2B के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू किया। इस आर्टिकल में यह था कि सिख, जैन और बौद्ध धर्म को हिंदू के रूप में माना जाएगा, जबकि सिख धर्म को एक अलग धर्म के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। कृपाण पहनने और ले जाने को सिख धर्म के प्रोफेशन में इंक्लूड माना जाएगा। आज भी रिलीजियस माइनॉरिटीज इसे ऑफेंसिव मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसे एक सेपरेट रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया है। अकाली दल के मेंबर्स ने मांग की कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एम्बिग्यूटी है उन्हें रिमूव किया जाए जो सिख को हिंदू रेफर करती है। एग्जाम्पल के लिए एक सिख कपल जो अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी करेंगे, उन्हें अपने यूनियन को या तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और या तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अकालियों ने ऐसे रूल्स को सिखिज्म के लिए एक स्पेसिफिक लॉ के साथ रिप्लेस करने की मांग की।
ऑपरेशन ब्लू स्टार एक इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन था जिसका ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1 से 8 जून 1984 के बीच पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बिल्डिंग से रिलीजियस लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके जो आर्म्ड फॉलोअर्स थे उन्हें हटाने के लिए दिया था। धर्म युद्ध मोर्चा के इंसेप्शन से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के वॉयलेंट इवेंट्स में खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने डायरेक्टली 165 हिंदूज और निरंकारीज के साथ साथ भिंडरावाले का विरोध करने वाले 39 सिखों की हत्या कर दी थी, जबकि खालिस्तानी दंगों में टोटल 410 लोग मारे गए और 1150 इंजर्ड हुए थे। क्योंकि भिंडरावाले और उनके सपोर्टर्स के साथ बातचीत अनसक्सेसफुल रही, इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। सेना के साथ साथ ऑपरेशन में सीआरपीएफ, बीएसएफ और पंजाब पुलिस भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार एक सिख थे और ये आर्मी यूनिट्स को लीड कर रहे थे। 3 जून 1984 को टेम्पल को घेर लिया गया। ऑपरेशन स्टार्ट होने से ठीक पहले उन्होंने सोल्जर्स को अरेस्ट किया। ये जो एक्शन है वो सिखों और सिख रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, ये टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ है। और उनमें से कोई है जिसके स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सेंटिमेंट्स या कोई आपत्ति हो और वो ऑपरेशन में भाग नहीं लेना चाहता है तो वो बाहर निकलने का ऑप्शन चूज कर सकता है और ये उसके अगेंस्ट नहीं होगा। हालांकि किसी भी सोल्जर ने बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं चुना। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज करते हुए आर्मी ने बार बार आतंकवादियों से सरेंडर करने की मांग की। उनसे युद्ध शुरू करने से पहले जो मंदिर में फंसे हुए तीर्थ यात्री थे कम से कम उन्हें मंदिर से जाने देने के लिए कहा। शाम 7 बजे तक कुछ नहीं हुआ और इन आतंकवादियों को काफी कम आंका गया था। इनके पास टैंक्स, हैवी आर्टिलरी, चाइनीज मेड मशीन गन फायर, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर और काफी सारे हथियार थे। 24 आवर्स शूट आउट के बाद आखिरकार आर्मी ने टेम्पल पर कंट्रोल हासिल कर लिया और इस ऑपरेशन में भिंडरावाले मारा गया, जबकि उसके कई फॉलोअर्स भागने में कामयाब रहे। आर्मी की तरफ से 83 लोगों की मौत और 249 इंजर्ड हुए। हालांकि राजीव गांधी ने बाद में एडमिट किया कि 700 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स की जानें गई थी। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंट ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग टोटल 493 आतंकवादी मारे गए, साथ ही 1592 इंडिविजुअल्स की गिरफ्तारी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल बरार ने बाद में कहा कि सिचुएशन के पूरी तरह से बिगड़ने के कारण गवर्नमेंट के पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था। स्टेट मशीनरी आतंकवादियों के कंट्रोल में था। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिटेलिएशन में न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी की उनके 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स सतवंत सिंह एंड बेअंत सिंह ने हत्या कर दी थी और इस हत्या ने पूरे नॉर्थ इंडिया में 1984 के एंटी सिख राइट्स को जन्म दिया। कांग्रेस ने कहा कि वायलेंस स्पॉन्टेनियस राइट्स के कारण हुई थी। इसके क्रिटिक्स ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मेंबर्स ने खुद सिखों के अगेंस्ट ये प्लान बनाया था। दंगों की जांच के लिए बनाए गए एक स्पेशल कमीशन नानावटी कमीशन ने कंक्लूजन निकाला कि कांग्रेस लीडर्स का डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दंगों में रोल था। अमृतपाल सिंह की एज 30 साल की है और 2012 में दुबई जाने के बाद पहली बार इन्हें पॉपुलैरिटी मिली। दुबई में वो अपना फैमिली ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाल रहे थे। दुबई में अपने टाइम के दौरान अमृतपाल ने सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग प्राप्त की, जहां उनके सेपरेटिस्ट व्यूज और सिख यूनिटी आइडिया ने बहुत सारे यंग फॉलोअर्स को इकट्ठा किया। अगस्त 2022 में अमृतपाल ने भारत की यात्रा की और उन्हें वारिस पंजाब दे WPD का हेड अपॉइंट किया गया, जिसका मतलब है पंजाब के उत्तराधिकारी। तब तक ऑर्गेनाइजेशन को दीप संधू, ये एक्टर और एक्टिविस्ट थे, ये लीड कर रहे थे और इनकी 2022 में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसे दिखते थे, लेकिन ये जब भारत लौटे तो इनका एक अलग ही लुक था। इन्होंने सिर्फ ट्रेडिशनल सिख कपड़े और पगड़ी पहनना शुरू कर दिया था और इन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। अपनी कलाई पर स्टील की चूड़ी और किरपान पहना। लोगों ने अमृतपाल को भिंडरावाले से कंपेयर करना शुरू कर दिया। पंजाबी राइटर और जर्नलिस्ट अमनदीप संधू ने DW को बताया कि अमृतपाल ने भारत लौटने के बाद पंजाब में सोशल प्रॉब्लम्स का फायदा उठाया जो वहाँ के लोगों के बीच गूंज रही थी। पंजाब पहुंचने के बाद अमृतपाल ने जो पहला काम किया वो ड्रग रिहाब सेंटर एस्टेब्लिश करना था। सालों से पंजाब एक वाइडली ड्रग एब्यूज प्रॉब्लम से सफर कर रहा है और जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कंबाइंड है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER के द्वारा किए गए एक स्टडी से पता चला है कि 30 मिलियन लोगों के स्टेट में 15% पॉपुलेशन ड्रग्स का सेवन कर रही है। इस बीच 2021 के एक इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.4
4% है और जो भारत में सबसे ज्यादा है। हालांकि अमृतपाल ने ड्रग्स के इशू को सीरियसली लिया, इसके साथ ही उन्होंने रैलीज करना और खालिस्तान के आइडिया को बढ़ावा देने और बीजेपी के ऑफिशियल्स को धमकी भरे भाषण देना शुरू कर दिया। अपने स्पीच के कारण अमृतपाल लार्ज ग्रुप्स को जुटाने में कामयाब रहा। हालांकि पंजाब में इसकी पॉपुलैरिटी और इम्पैक्ट का विरोध हुआ, लेकिन जो अमृतपाल के सपोर्टर्स हैं वो ज्यादातर यंगस्टर हैं और अब पंजाब पुलिस अमृतपाल के पीछे पड़ी है और हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर वो खुद को सरेंडर कर दे।